हे गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स के यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को कराने वाला हूं। जो डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और यहां से एक डेरिवेशन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गाइस, हम आपको पूरी किताब से 35 यानी 35 महत्वपूर्ण डेरिवेशन निकाल लिए हैं, जिसमें से 20 महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपको मैं दे चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अभी तक नहीं किए तो कर लेना उन सभी डेरिवेशंस को, जिसमें हम केवल क्वेश्चन दिया हूं। मैं जब दे रहा था क्वेश्चन को तो मैंने कहा था कि आप लोग अपने से कर लेना, हम उन सभी डेरिवेशन को एक एक करके यहां पे सॉल्व कराएंगे। तो आज हम उन्हीं डेरिवेशन में से फर्स्ट और सेकेंड जो डेरिवेशन है उसको सॉल्व कराने के लिए आ गया हूं, और हर एक एक डेरिवेशन को कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में आपको याद हो जाए। अगर आप पहले से किए भी हैं फिर भी आप देख लेना, अगर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। 20 से 25 मिनट में आपके दो डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ में आपको देखना होगा, एकाग्रचित होकर एक एक बात को समझना होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा। गाइस, हम आपके बेहतर तैयारी के लिए टेलीग्राम पर डीपीपी दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो बचे हुए 50 दिन में उसमें आपको कम से कम 500 क्वेश्चन की तैयारी करा दिया जाए। अगर आप इन 500 क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, यहां से ही देखने को मिलेगा। 500 क्वेश्चन कैसे कराओगे सर, आप बताओ मुझे जरा। कुछ लोग कहेंगे, देखिए मैं आपको टेलीग्राम पर डेली 10 क्वेश्चन मॉर्निंग में 8 बजे से पहले दे देता हूं, जिसे आपको दिन भर में सॉल्व करना होता है। अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे तक सॉल्व करके सभी क्वेश्चंस को मुझे भेजना होता है। टेलीग्राम पर ही हम आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कुछ गलती होती है उसे बताते हैं। अच्छा लगता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल लेता हूं, ताकि अन्य स्टूडेंट भी देख सकें कि कैसे लिखना है। और ये जो क्वेश्चन होंगे 500, या मैं जो डेली क्वेश्चन देता हूं 10, उसमें से 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग टाइप के होते हैं, बाकी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के होते हैं। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। सभी मिलाकर 10 क्वेश्चन होते हैं और हम आपको डेली दे रहे हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को डेली करते चले जाते हो ईमानदारी पूर्वक, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितना बड़ा काम किए हैं। जब आप पेपर में बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप तेजी से लिखने स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके पास इतना प्रैक्टिस हुआ होगा। आप डेली हाथों से लिख लिख कर प्रैक्टिस किए रहोगे, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ये जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा डीपीपी 1 जो कि 17 फरवरी को मैं दिया था, उसी में से आपको कराऊंगा। और एक एक क्वेश्चन को मेरा उद्देश्य होगा कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके 72 घंटे बाद उस डीपीपी में से कुछ एक क्वेश्चन जो कि काफी स्टूडेंट को डाउट हो, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उसमें से डाउट जो ज्यादा स्टूडेंट को हो रहा है, उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पर आके करा सकूं। आप अगर 15 दिनों तक कर दें तो आपकी पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया करता हूं। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं तो मौका है, आप कर डालो। आपके पास बेहतरीन मौका है। क्वेश्चन भी देता हूं, सोल्यूशन भी, जो स्टूडेंट अच्छा करते हैं उनका सोल्यूशन भी डाल देता हूं। इस तरह से आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों मिल जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपके आते में है। ठीक है, आज मैं जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाना। वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज, लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सभी को देख लेना, काफी हेल्प करेंगे। तो गाइस, आज का जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वह डेरिवेशन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसमें काफी स्टूडेंट को डाउट था। डाउट कहां पे था मैं उसे बताने जा रहा हूं। आज मैं ये इस क्वेश्चन को आपको फील कराऊंगा, एक एक चीज को देखना ध्यानपूर्वक। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ लोग ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके होंगे, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना। आप पहले कर चुके हैं, एक बार देख लोगे और अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहले किए हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, जो स्टूडेंट
पहले नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं या कुछ डाउट है, वो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहली बात, इसमें 3-4 वर्ड आता है, वैद्युत द्विध्रुव। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव आना चाहिए, ठीक है। साथ में अच्छी तथा निरक्षी स्थिति आना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आना चाहिए। ये सभी चीज अगर आपको आएगा तो ये डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगा। क्या क्या? अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव। सभी चीजों को समझेंगे तब डेरिवेशन कराएंगे और एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग अच्छी तथा निरक्षी स्थिति को ही समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु के सीधे यहां पर कोई पॉइंट यहां पर है, तो यह जो बिंदु है, यह बिंदु मान लेते हैं P है, A है, यह बिंदु A है। तो इस A के सापेक्ष और कोई बिंदु इस प्रकार से हो, एक लाइन में स्थित हो कोई बिंदु P, तो ये स्थिति कही जाती है अच्छी स्थिति, अच्छी कही जाती है। वहीं जगह पर मान लेते हैं यही पॉइंट P A यहां पर है, इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से 90 डिग्री पर कोई पॉइंट P हो, तो यह पॉइंट P कही जाएगी निरक्षी स्थिति, ठीक है। बात समझ में आई आपकी? अच्छी तथा निरक्षी स्थिति। फिर से समझना, कोई बिंदु A है, इसके सीधे लाइन में कोई स्थित हो, उसे कहा जाएगा अच्छी स्थिति। इसके ऊपर कोई स्थिति है तो उसे कहेंगे निरक्षी स्थिति, मतलब अक्ष में नहीं है। निरक्षी स्थिति का मतलब अक्ष में नहीं है। जैसे संदेह, निसंदेह, संदेह मतलब डाउट करना, निसंदेह मतलब कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अच्छी है, यहां पे निरक्षी है। अच्छी का मतलब अक्ष में है, निरक्षी का मतलब ऊपर सीधे सीना तान कर खड़ा है। बात समझ में आई इतना? ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर? मुझे तो बता दो आपकी वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? किस चिड़िया की नाम है वैद्युत द्विध्रुव? मैं बता रहा हूं आपको क्या है, टेंशन मत लेना, ध्यानपूर्वक देखना। यहां पर देखिए क्या है कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैं यहां पर बना देता हूं मार्कर, देखना है, ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है। इस मार्कर पर 2 आवेश ला के रख देते हैं। कुछ लोग पूछेंगे सर आवेश कहां से लाओगे? कहीं से लेते आएंगे, चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग लेंगे, लेकर आएंगे 2 आवेश। एक आवेश प्लस Q होगा, दूसरा आवेश माइनस Q होगा, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी मान लेते 2D है, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इन दोनों आवेश Q और इनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई आपकी? इन दोनों आवेश Q और इनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सर मुझे तो ये अच्छी निरक्षी वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया, अब मुझे आप बस इतना बता दो कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मुझे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ देख लेते हो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र जानने के लिए आपको वैद्युत बल जानना होगा, ठीक है, जिसे कूलाम के नियम से निकाला जाता है। तो सर वो तो पहला टॉपिक था, मैं पहले दिन ही पढ़ा था, जिस दिन मैं कॉलेज गया था या ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया था इस साल, तो उस दिन पहले दिन ही कूलाम के नियम, वैद्युत बल F इज इक्वल टू क्या था, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² बता दिया था। मैंने कहा था, मैंने आपसे कहूँगा अगर इतना बता दिया था तो उस टीचर ने बहुत अच्छा काम किया था। आज हम आपको बता दूंगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बेसिक से चलना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं 2-2 साल से फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, बहुत परेशान होते हैं। अगर आप पढ़े हो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्किप करने का मतलब भगाकर थोड़ा आगे चले जाना। वैसे इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा। इस कहानी को समझना जरा। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? वैद्युत क्षेत्र देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर E लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना, F/Q होता है। सर ये F/Q आपने तो अभी यहां पे बताया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R² होता है। हाँ वही F/Q। सर तो मैं क्या कर सकता हूं, इस F का मान यहां पे रख सकता हूं क्या? हाँ रख सकते हो, एकदम बिल्कुल रख सकते हो। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 अपान R²।
नीचे ये क्यू है, यह क्यू इस क्यू से कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। सर ये क्या है, यह है आपका वैद्युत क्षेत्र E का सूत्र। वैसे सभी लोग इसको जानते होंगे मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं डेयरिंग किया हूँ बताने का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट परेशान हैं, उन्हें नहीं आता है, उनको ये भी डाउट होता है, टेलीग्राम पर पूछते हैं। फिलहाल मैं कोशिश किया हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए। तो आप सभी चीजों को यहां पर समझ चुके हैं, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम चलते हैं अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार लिखना और लिख लेना, अभी मैं इन सभी चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में बहुत से कम लोगों को डाउट होता है, हम लोग निरक्षी स्थिति को समझेंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति में कम स्टूडेंट को डाउट होता है। ठीक है, अच्छी स्थिति में बहुत ही कम स्टूडेंट को डाउट होता है। उसके बाद लास्ट में हम निरक्षी स्थिति को भी समझ लेंगे। ठीक है, देखिए अच्छी स्थिति को भी समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम लोग सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। यह आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब कि इस तरह से कोई एक सिस्टम होगा जहाँ पर एक स्थान पे प्लस क्यू आवेश होगा, एक स्थान पे माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक है, एक स्थान पे प्लस क्यू आवेश होगा, एक स्थान पे माइनस क्यू आवेश होगा। इसके कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में, मुझे इसके कारण एक अच्छी स्थिति में मान लेते हैं इधर साइड में, इसके कारण यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके कहेंगे अच्छी स्थिति। ठीक है, इसी प्रकार से एक कोई अन्य वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके कारण कोई ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट P स्थित है, तो इस P बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इसे कहेंगे निरक्षी स्थिति। पॉइंट समझ में आया, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति की। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ज्ञात की जाती है निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम इसको फिर से बना देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव लेकर आते हैं बड़ा सा। ठीक है, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, एक सिरे पर क्या है एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं इधर माइनस क्यू है। ठीक है, एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है तो एक सिरे पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है सर, इसका पॉइंट है, इसका मिड बिंदु जो है P है, O है, O जाने दो, O है। ठीक है, एक सिरे पे माइनस क्यू, दूसरे सिरे पे प्लस क्यू। नेहा कनौजिया नाम की एक स्टूडेंट है जिन्हें निरक्षी स्थिति में ज़्यादा डाउट था, इसलिए मैं निरक्षी स्थिति को पहले करा रहा हूँ। ठीक है, इन प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2D है, सब कुछ मानने की बात है, 2D है। ठीक है सर, आप D भी मान सकते थे, हाँ मान सकते थे, लेकिन 2D लेने से आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं 2D मानता हूं, आपको भी 2D मानना होगा। अब है यहां पर कोई P बिंदु है, P बिंदु है, क्या है, P बिंदु है, इसके ऊपर कोई P बिंदु है, इसी P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, E आपको ज्ञात करनी है, E आपको ज्ञात करनी है। E इज इक्वल टू आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये होता है E इज इक्वल टू ना, यही आपको ज्ञात करनी है इसके कारण बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर। ठीक है, इसके कारण ज्ञात करनी है। एक चीज को समझना, अगर कोई भी प्लस क्यू आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है। बात समझना, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस साइड होगा। यहीं पर अगर कोई माइनस क्यू है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे नहीं होके ऐसे होगा, मतलब इसके साइड बाहर की ओर जाएगा
आगे जाएगा, दूर जाएगा, माइनस का मतलब उसके पास ही आएगा। मतलब अगर आप पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं तो दूर जाएंगे, निगेटिव दिशा में होंगे तो पास आएंगे। सर इसका क्या मतलब है, ये क्यों बता रहे हो मुझे, खुद ही इतना समझ में नहीं आ रहा, आप क्या क्या बके जा रहे हो। मैं कहूँगा धैर्य रखो, पेशेंस उसको रखो, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इस पी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस प्रकार से होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस है ना, इसके कारण बाहर की ओर होगी। यस सर, आपने सही बताया, इसके कारण बाहर की ओर होगी, अभी आपने बताया। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन यह अंदर की ओर होगी। इसके कारण बाहर की ओर होगी, इसके कारण अंदर की ओर होगी। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? आई मुझे मालूम है आई, कि इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यह बाहर की ओर होती है, प्लस क्यू से दूर जाती है। मतलब अगर प्लस क्यू का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अपने घर को छोड़कर किसी शहर में चले जाते हो, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में चले जाते हो जहां पर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, तो आप पॉजिटिव दिशा में जाओगे, आपकी फ्यूचर बनेगा। ठीक है, मतलब प्लस की दिशा में जाओगे, दूर जाओगे अपने घर, आपका घर यहाँ से। एक स्टूडेंट है जो अपना घर छोड़कर बाहर दूर की ओर चला गया, तो वहाँ पर उसकी तैयारी अच्छी होगी तो वो पॉजिटिव दिशा में जाएगी। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट है जो अपने घर पर है और कोई ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर रहा है, बस सोया है, मूवी देख रहा है, उसके पास मोबाइल है, तो वह निगेटिव साइड में जाएगा, तो मतलब अपने घर से भी नीचे जाएगा, यानी नीचे उसके साइड में जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू से दूर की ओर जाता है, माइनस क्यू से पास की ओर जाता है। ठीक है, यहां तक तो आपको सभी को समझ में आया होगा, लेकिन कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसे नहीं समझ में आएगा, तो मैं प्लीज़ उनसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ों को मैं कहूँगा याद करने के लिए, उसे सीधे अपने दिमाग में याद कर लेना। ठीक है, यही आपके पास उपाय है। ठीक है, यहां पर समझना, यह पी बिंदु है। मान लेते हैं इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है, इस माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 है। इतना तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समझना, यहां पर एक त्रिभुज बन गया है और यहां पर देखना, इस ओ बिंदु से इस पी बिंदु की जो दूरी है, ओ बिंदु से इस पी बिंदु की जो दूरी है, यह दूरी आपकी आर है। ठीक है, क्या है? आर है। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को समझना। हम इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को, जिसमें ये दूरी आपकी आर है और यहां पर एक माइनस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी डी है। यहाँ पे 2D लिया था ना, तो इतनी दूरी तो डी होगा ना, इतनी दूरी डी होगी ना, ये पूरा दूरी 2D है तो इतनी दूरी डी होगी ना। तो ये दूरी क्या होगी, आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय, सर मैं पढ़ी हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना भी बायोलॉजी का हूँ, तो इतना मतलब नहीं कि मुझे ये नहीं आता है, पाइथागोरस आता है। हाँ ठीक है, आता है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा √D² प्लस R²। इसमें कोई समस्या नहीं है, तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना, इसकी जो दूरी है इसको लिख रहा हूँ √D² प्लस R²। इसी तरह यहाँ पर भी लिख रहा हूँ √D² प्लस R²। कोई तो समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, कोई भी समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रही तो ठीक है। आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सभी चीज़ें मैं अभी सिखा दूंगा, पहले इस कंसेप्ट समझो। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है उसका मान लिखते हैं। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होगा, E2 इज इक्वल टू, अब देखना यहां पर मैं आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर होगा 1/4πε0 क्यू अपान, यहां तक तो सही है, माइनस क्यू यहां पर है। ठीक है, मैं माइनस क्यू नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर प्लस क्यू ही ले लो। ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है, यह बीच की दूरी है, बीच की दूरी यहां पर R² था, तो यहां पर बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी यही है ना, D² प्लस R², D² प्लस
आर स्क्वायर, यही इनके बीच की दूरी है, तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सर ये तो मुझे आ रहा है, इसके आगे मुझे नहीं आता है, समस्या इसी जगह आती है। सर यहाँ पे साइन कास्ट करने लगते हैं, मैं भी करूँगा साइन कास्ट। अब बात को समझना जरा, देखना होता क्या है, अगर आप फिजिक्स को देखें तो यहाँ पर एक वियोजन होता है। वियोजन में क्या होता है, इसके पास वाला जो कोण होता है इसको हमेशा E1 कास थीटा और E2 कास थीटा लेते हैं, ठीक है, इसके पास वाला ये वियोजन है। और इसके एक दूर वियोजन करते हैं ऊपर ऐसे, इसको लेते हैं E1 साइन थीटा। अभी आपको बताऊंगा, नीचे को लेते हैं इसी तरह से लेते हैं नीचे का E2 साइन थीटा, ठीक है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके आगे एक टर्म को ज्ञात करना है। क्या टर्म ज्ञात करना है, परिणामी, नहीं समझ में आता है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। यही आपको इस स्टेटमेंट ज्ञात करना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। यहां पर लिख देना, चूंकि अब एग्जामिनर को ये थोड़ी मालूम कि आप ये रट कर लिख रहे हो, नहीं मालूम है एग्जामिनर को, बात मानो, आप सीधे लिख देना E इज इक्वल टू क्या, E1 कास थीटा प्लस E2 साइन कास थीटा। आपको वियोजन करने नहीं आता है ना, तो मत करना वियोजन, इजी होता है। देखो थीटा के पास, ये थीटा है ना आपका, इस थीटा के पास वाला जो एंगल होता है, देखिए क्या होता है यहाँ पर वियोजन में, ऐसे कोई समकोण होता है, ठीक है, 90 एंगल होता है इसमें। इसका जब हम लोग वियोजन करते हैं तो वियोजन करने के बाद, जब वियोजन करते हैं हम लोग ऐसे को, एक मिनट, इस तरह से कोई है, मान लो इस तरह से कोई है, वैसे ही लें, ऐसे कोई है, ठीक है, ऐसा कोई अगर एंगल है इसके बीच का, जब इसका हम वियोजन करते हैं तो वियोजन इस तरह से होता है, देखना ध्यानपूर्वक, इसके जो पास वाला ये एंगल होता है इसे में हमेशा कास थीटा के रूप में लिखते हैं, और इसके जो दूर वाला ये होता है, ये वाला, इसे साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से वियोजन होता है। लेकिन वियोजन करने नहीं आता तो कौन पूछता है आपसे, इतना चीज़ें आप लोग याद कर लेते हो, इतना सारी चीज़ें याद कर लेते हो, किसका मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, तो ये लाइन याद नहीं कर सकते हो, इज इक्वल टू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, ये याद नहीं कर लेते हो, कर सकते हो। अभी आप लोग अपने हाथ पर लिखो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, जो लोग देख रहे हैं तो अभी तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नीचे यह लिखना है, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2E कास थीटा, 2E कास थीटा, 2E कास थीटा। अब इस कास थीटा का मान अब हमें ज्ञात करना है। कास थीटा का मान कैसे ज्ञात करोगे, आप लोग सुने होंगे लाल बटे के ए, लाल बटे के। एक बात समझना, अगर कोई समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है तो इसमें जो ये सबसे लंबी जो होता है लंबाई, उसे कहते हैं कड़, जो नीचे जिसपे ये समकोण बना होता है इसे कहते हैं आधार, और इसे कहते हैं लंब जिसपे ये खड़ा होता है। ऐसे जो खड़ा होता है तो इस जो खड़ा होगा इसको कहेंगे लंब, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये पहला वाला जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है, दूसरा वाला कास थीटा के बराबर होता है। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कड़। यहाँ पर आधार क्या है, हम किसी भी त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये पूरी दूरी तो 2D है, लेकिन इसकी आधी दूरी क्या होती है, D होती है, तो यही आधी दूरी लेते हैं। आधार ये है बटे कड़, कड़ मतलब ये है, आधार मतलब D हो जाएगा, कड़ मतलब
अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका कास थीटा का मान होगा। ठीक है, ये आपका कास थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर कास थीटा का मान लिखते हैं, कास थीटा इज इक्वल टू डी अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। ये है आपका कास थीटा का मान। ठीक है सर, अब हम क्या करें, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो है इसमें से किसी भी ई का मान उठाकर रख देना है, किसी भी ई का मान उठाकर रख देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कास थीटा का भी 1 क्यू अपान, देखिए एक चीज समझना है यहाँ पर, और किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए अंडर रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाता है, एक्स हो जाता है। यहाँ पर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और कास थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे तो ये कास थीटा का मान डी अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे कास थीटा का मान डी अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात को समझना आप लोग, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखना 2q इंटू डी, यहाँ पे लिख सकते हैं 2q इंटू डी अपान डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट है टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखना, आपको मालूम है ये 2q इंटू डी इज इक्वल टू होता है p, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग रब कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई भी पॉइंट आप लोगों को न समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान नीचे अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बाहर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर जो d है, d को हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। समझ लो इतना बात, जो d है यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जीरो, की इनकी बीच की दूरी बहुत ही कम है। अगर d इज इक्वल टू आप लोग जीरो मान लोगे, d का मान जो होता है वह r से बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे जीरो मानते हैं। अगर जीरो मानते हो तब क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान, ये देखना r हो जाएगा, r स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, बाहर r आपका स्क्वायर के रूप में होगा। यह r स्क्वायर अंडर रूट है, तो इसको अंडर रूट को खत्म कर देगा तो बचेगा यहाँ पर r, ये r और ये r स्क्वायर आपस में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा r क्यूब। तो फाइनली आपका क्या होगा 1 अपान, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता के लिए सूत्र होगा निरक्षीय स्थिति में। बोलिए आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र समझ में आया, याद हुआ कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। कुछ नहीं करना था आप लोगों को, मैं एक बार रिकैप करा दे रहा हूं कि यहाँ पर दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू रखे थे। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 नीचे की ओर था, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर था। आपको दोनों का मान रखना है E2 और E1 का, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी Q अपान अंडर रूट, इनके बीच की यह दूरी जिसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हो। किससे निकाले हो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हो। इस पाइथागोरस प्रमेय से निकालकर यहाँ पर D की दूरी रखे हो नीचे, ये R की दूरी ये रखी हो नीचे। ठीक है, उसके बाद इसे देखने पर मुझे लगता है कि E1 E2 का मान बराबर है। ठीक है, और मुझे याद है, आपको याद ही करना है, क्योंकि समझना नहीं है, समय नहीं बचा है। याद क्या करना है, यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होती है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, चूंकि E1 E2 बराबर है, यहाँ पर E1 E2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलती हुई थोड़ा सी, 2E1, चूंकि E2 के स्थान पर E1 रख दे तो 2E1 cos थीटा। अब cos थीटा का मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाला था यहाँ पर, तो cos थीटा का मान आया था D अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम cos थीटा का ये मान रखें
और E1 का मान यहाँ से उठा के रख दिए हैं। रखने के बाद इसे सॉल्व किया मैंने, लास्ट में डी का मान 0 रखा क्योंकि डी का मान r से बहुत कम होता है। 0 रखते ही इसका सूत्र आ गया 1/4πε0 p/r³ इज इक्वल टू ई, ये सूत्र आ गया। एक चीज को ध्यानपूर्वक समझना आप लोग, ये जो है आपका निरक्षीय स्थिति में क्या है, निरक्षीय स्थिति में। सर तो अच्छी स्थिति में क्या होता है? अच्छी स्थिति में अगर आपको पूछें, कोई पूछ दिया आपसे तो क्या होता है 1/4πε0 p/r³, यहाँ पे 2p हो जाता है। अच्छी स्थिति में क्या होता है 2p हो जाता है, निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर p ही रहता है। ठीक है, ये पूरा आपका डेरिवेशन हुआ। नोट करना है तो कर लीजिए। निरक्षीय स्थिति का जो कंडीशन है मैं उसे अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, हो गया नोट। चलिए निरक्षीय स्थिति को देखते हैं, अच्छी स्थिति को देखते हैं अब। देखिए अच्छी स्थिति में क्या कंडीशन होता है। अच्छी स्थिति में इस तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे दो आवेश, एक तो +q वाला एक तो -q वाला, यहाँ पर ऐसे रखे होते हैं और इनके बीच की दूरी जो होती है 2d होती है। ठीक है, अब इनसे पॉइंट O बीच में होता है, यहाँ से कोई एक r दूरी पर कोई एक पॉइंट P होता है, r दूरी पर कोई एक पॉइंट P होता है, पॉइंट P होता है। इस पॉइंट P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इसका स्टेटमेंट रखें तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसकी लंबाई 2d है, क्या है 2d है, जहां पर +q और -q दो आवेश रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में स्थित किसी अन्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी दूरी r है, कहां से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, जिसकी दूरी r है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से। यह कहानी लिख लोगे, एक कहानी है, लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसे कैसे ज्ञात करोगे। देखिए इस +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, आगे की ओर होगी, कहीं पर पढ़ने के लिए जाएगा। -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंदर की ओर होगी। +q के कारण अगर E1 है तो -q के कारण E2 हो जाएगी। अब E1 E2 का मान ज्ञात करेंगे। देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको फार्मूला बताया था 1/4πε0 q/r², ये है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर E1 का मान क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना E1 का मान है जो कि +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो +q से बिंदु P की दूरी, देखना O से बिंदु P की दूरी क्या थी, r है, और इस O से इस Q की दूरी क्या है, पूरी दूरी यह d है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d और फिर यहाँ तक की d, तो 2d हो जाएगी। पूरी दूरी 2d है तो इसको d के रूप में तोड़ दिया। अब देखना ध्यानपूर्वक, बिंदु O से P की दूरी क्या है, r है, Q से P की दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी r + d हो जाएगी, ये दूरी r प्लस ये d। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/4πε0 q/r+d², ये लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, जो कि +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी। इसी तरह -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 q/, अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना, ये दूरी आप लोग देखना, ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, -q से इस P की दूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये दूरी तो r है, r में से ये d घटा दें तो बची दूरी। ठीक है,
तो क्या हो जाएगी r माइनस डी। ठीक है, ये r माइनस डी हो जाएगी, r माइनस डी। ठीक है, r माइनस डी, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, याद कर लो, E2 माइनस E1। याद कर लो कि E2 माइनस E1 होता है। क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है। ठीक है, कुछ भी होता है, E2 माइनस E1 होता है। अब आप समझना यहां पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो E2 का मान क्या है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखना यहाँ पर ये भी है, ये भी इसमें Q Q है इसमें, तो E इज इक्वल टू क्या है, हम लोग कॉमन करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस बीच में, माइनस 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर, इसे रखेंगे। ठीक है, इसे रखेंगे, क्या करेंगे, इसे रखेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है, 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके एक मेहरबानी करिएगा, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मुझे मालूम है कि इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाते हो तो याद कर लेना, बहुत ईजी है। यहाँ पर इसका इधर गुणा करोगे, इसका इधर गुणा करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाओगे, रखोगे यहाँ पे मान, तो ये सॉल्व हो जाएगा, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइस, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कोशिश किया था कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। लास्ट में आकर मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप लोग कुछ अपने से कर सको, नहीं तो आप लोग अपने दिमाग से पैदल बन जाओगे। हर चीज़ आप लोग सोचोगे कोई टीचर करा देना, समस्याएं आएंगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को।